नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आर्थिक राजधानी मुंबई जहरीली शराब का दंश अब भी झेल रही है। मौत का आंकड़ा मुंबई में लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 84 लोग जहरीली शराब की भेंट चढ़ चुके हैं। कई लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर अब तक सिर्फ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें शराब बेचने वाली लेडी शराब माफिया भी शामिल है। लेकिन सवाल अब भी यही कि क्या सिर्फ ये 5 गुनहगार हैं? आखिर कैसे बीच महानगर में 10 रुपए का जाम 10-10 रुपए में बेचा जाता रहा? क्या किसी की नजर इस पर नहीं थी? क्या पुलिस प्रशासन, सरकार सब मौत के इस घूंट में बराबर के हिस्सेदार हैं? और इस बिक्री से, जहरीली शराब की बिक्री से, इस अवैध गोरख धंधे से पुलिस प्रशासन सभी क्या बेखबर थे? मुंबई के मालवाणी इलाके में मौत का मीटर तेजी से बढ़ता जा रहा है। जहरीली शराब के शिकंजे में आई जिंदगियां एक के बाद एक दम तोड़ती जा रही हैं। क्या इन मौतों को हादसा कहा जाएगा या फिर ये नरसंहार है, जहां 10 रुपए के पाउच में जहरीली मौत बेहद सस्ती कीमत पर बेची जा रही थी? जहरीली मौत का मुजरिम कौन? गमगीन परिवारों का गुनहगार कौन? हकीकत यह है कि अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती मरीजों के परिवारों की उम्मीद धुंधली पड़ती जा रही है और पीछे रह गए हैं रोते बिलखते बच्चे और उनका परिवार। बाहर चल रहे हैं, उनको पूरी तरह बंद करना चाहिए। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, चाहे पुलिस प्रशासन हो या अपने राज प्रशासन हो, उनकी सबकी जिम्मेदारी है। तुरंत बंद होना चाहिए। जो बाहर से लाके ये लोग बेचते हैं, बाहर से जहाँ से 10 रुपये गिलास है। और क्या भाव से क्या बेचते थे? 10 रुपये गिलास। कितने सालों से चल रहा था ये? 10-15 साल। मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा तो पुलिस की कार्रवाई ने जरा रफ्तार पकड़ी। केस अब क्राइम ब्रांच के हवाले है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी। आरोपी 26 जून तक पुलिस हिरासत में। एक्साइज विभाग के 4 अधिकारी सस्पेंड। अब तक की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि जहरीली शराब गिरफ्तार आरोपी राजू लंगड़ा बेचा करता है। राजू लंगड़ा ने यह भी बताया है कि वो इसके लिए स्थानीय पुलिस को पैसे दिया करता था। जहरीली शराब वसई और बोरीवली से लाई जाती थी। ये पूरा बिजनेस मैन की स्वामी नाम की एक महिला की निगरानी में चलता था। यहाँ पर जो ये वाला जो आप घर देख रहे हैं, ये है ममता का घर, जो यहाँ पर शराब बेचती थी। इन यहाँ के लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि यहाँ पर ये अपने एक बूढ़ी दादी के साथ रहती थी ममता, लेकिन इसके अलावा और कोई नहीं रहता था। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि यहीं से अपने घर से ही वो शराब जो वहाँ बाहर से लेके आते थे, यहाँ पर बेचते थे लोगों को 5-10 रुपए में। शराब जो थी वो पॉलीथीन्स में बेचा जाता था और आसपास के ही लोग थे वो इस शराब को पीते। सवाल ये है कि अगर 10 रुपये में जहरीली शराब की थैली खुलेआम लोगों के बीच बिक रही थी तो पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट को इसकी खबर क्यों नहीं थी? या फिर उनकी जानकारी में मौत का यह धंधा धड़ल्ले से चल रहा था? तय है कि इस हादसे का शिकार ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर हैं, जो दिन भर की मेहनत के बाद नशे की खुराक हासिल करने के लिए इस सस्ती खुराक का सहारा लेते हैं। मालवणी इलाके में जहरीली शराब का धंधा भी नया नहीं है और ना ही जानलेवा हादसा। तो क्या फिर मौजूदा कार्रवाई भी महज मौत के हंगामे पर लीपापोती है? मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। तो हम इसकी तह तक जानने की कोशिश करेंगे, आखिर 84 मौतों का जिम्मेदार कौन है। वाईसी पवार साहब, पूर्व आईपीएस, इस वक्त हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़ चुके हैं। पवार साहब, इतना बड़ा हादसा हो जाता है, क्या अगर ये शराब बिक रही है तो वो पुलिस प्रशासन की नज़र में नहीं था, नहीं हो सकता? क्या ये संभव लगता है? आप इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं सर? जिम्मेवार किसको मानता हूँ, इसका एक ही जवाब है, वो सरकार। क्योंकि ऐसा है कि जो कानून है आज के इस देश में, पुलिस को तो मालूम रहता है, लेकिन पुलिस की सिचुएशन आप देख लीजिए। एक तो ये गैर कानूनी धंधे होते हैं, लेकिन इनका कोर्ट में क्या नतीजा होता है, इसका नतीजा क्या आता है,
जब पुलिस ये देखती है कि ये कुछ भी करने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि केस करते हैं तो वो जमानत पर इमीडिएट छोड़ना पड़ता है। जो ऑफेंसेस है प्रोहिबिशन एक्ट के, जिसका एनालिसिस का रिपोर्ट आने में बरसों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं। तो ये सारी इसमें ऐसा है कि जिसको हम हतबलता बोलते हैं पुलिस की, कि वो एक तरफ देखते हैं कि वो केस करने के बाद उनको कुछ हासिल नहीं होता है, तो बाद में ये ऐसा हो जाता है कि वो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होने के बाद में अपना पैसा अब तक कलेक्ट करना चालू करते हैं, क्योंकि अपन रोक नहीं सकते तो कम से कम पैसा आता है वो लो, और ये विशेष सर्कल बन जाता है और इसी से ये चालू रहता है। अभी कानून कोर्ट को इतना टाइम नहीं कि ये सारी फालतू केसेस, उनके हिसाब से फालतू केसेस है कि इसको इतना टाइम देके डिसाइड करे। अभी जब केस का निकालने लगेगा ऐसी ट्रेजेडीज हो जाती है, जब हम नींद में से उठे जैसे नया कुछ हादसा हुआ है ऐसा सोच के हम बातें शुरू कर देते। सवाल ये कि ये होते रहता है, ये बड़े पैमाने पर हुआ इसलिए अभी इसका इतना बड़ा कॉग्निजेंस ले रहे हैं, लेकिन ये कहीं कहीं किधर ऐसा छुटपुट चलते रहता है। अभी इसको रोकने का एक ही तरीका है, एक तो कानून में पक्की तरतूद होनी चाहिए, दूसरा जहाँ पर डिस्टिलेशन बेस है, जहाँ से अभी मुझे नहीं मालूम है ये हाथभट्टी की शराब थी क्या, वो स्पिरिट से बनाया हुआ, उसमें मिथिल अल्कोहल और ये सब डाल के उसमें से बनाया था, क्या है एग्जैक्टली मटेरियल मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जहाँ पर डिस्टिलरी है, इलिसिट डिस्टिलेशन जहाँ होता है वहाँ पर तो आयरन हैंडेड, और वहाँ पर पूरा फ्रीडम दिया जाना चाहिए। वहाँ के थानेदार जो है उसको बोला जाना चाहिए कि डू व्हाटएवर यू कैन। बिल्कुल, ये डिमोलिश करो तुम्हारे तरफ का जो डिस्टिलेशन है, ईमानदारी यहाँ ये डिस्टिलरी जो है, हम और बात करेंगे सर, ये जो धंधा है यहाँ जब तक कि आप पवार साहब हमारे साथ हैं जिन्होंने बहुत ईमानदारी से इस बात को स्वीकार किया है कि हमारा कानून कहीं ना कहीं लचर है, जिसकी वजह से ये धंधा चलता है। और पुलिस की भी एक कड़वी सच्चाई उन्होंने बताई कि पैसा ही ले लीजिए अगर हम कुछ कर नहीं पा रहे तो। क्या है जहरीली शराब का सच, ये बता रही हैं, जानने की कोशिश की है हमारी संवाददाता विद्या ने। हम इस वक्त मालवनी के गांव देवी लक्ष्मी नगर में हैं। यहाँ पर ये जो घर है यही है राजू लंगड़ा, जो मालवनी में जो मौतें हुई हैं जहरीली शराब पीने से, यही घर है जहां से पूरी शराबें निकलती थी, लोगों को यहीं से बांटा जाता था। राजू लंगड़े का ये घर है, यहीं से थोड़ा सा जो प्रिपरेशन है, कॉन्कॉक्शन है, वो जो बनाया जाता था वो यहीं बनाया जाता था। इसके अलावा यहाँ से बेचा भी जाता था। आसपास की कई सारे जो लोग हैं इन सबको यहाँ पे पता है कि ये काम यहाँ होता था। मैम आप बताइए, यहाँ पर ये शराब का काम कब से चलता था? ये 2003 से चल रहा है, 2000 से रह रहा हूँ। तो यहाँ पे जब से वो आ रहे, एक बार हम लोग में मारामारी हुई, मक्तमारी हुई, तो मेरी लड़की को बाल पकड़ के मारी। नहीं तो आप लोगों ने कभी कंप्लेंट नहीं किया? कंप्लेंट किए तो बोल रहे ना मैडम, हम पुलिस को कंप्लेंट किया? हाँ किए थे। तो उसने क्या किया मालूम है, मेरी लड़की का मेरा उसका झगड़ा लगा दी। अच्छा। दोनों वो औरत आके मेरी लड़की को मारी। अच्छा, तो अभी कहाँ है राजू लंगड़े का पूरा परिवार? अभी वो तो गिरफ्तार हो गया है। वो अभी क्या मालूम कौन किधर भाग गए होंगे, तो मैं बोल नहीं सकती। अच्छा। क्योंकि मैं सुबह से 7 बजे से निकल जाती हूँ। सुबह 7 बजे से निकल। आप लोगों ने कंप्लेंट किया था उसको लेकर कई बार, लेकिन पुलिस ने कोई बात नहीं सुनी? नहीं बात सुनी, बात लेके आए थे दूसरे दिन, शाम का टाइम आया पुलिस। मैं सुबह कंप्लेंट दे के आई थी तो शाम को आए थे। तो लेकिन काम धंधा तो उसका रुका नहीं? नहीं रुका। तो पुलिस नकेल नहीं कस पाई ना उस पर? तो यहाँ पर कुछ और लोगों से आइए बात करते हैं, पूछते हैं। सर आप यहाँ पर इस इलाके को काफी अच्छे से जानते हैं, यहाँ पर ये जो काम है शराब बेचने का कब से चल रहा था? ये भी काफी साल से अभी इधर पे कम से कम 2000 से चालू है यहाँ पे। ये कितने लोग हैं जो मिलके ये पूरा शराब का यहाँ बेचने का काम करते हैं? यहाँ पे 3 जन है, 3 अड्डे, 3 जन चलते हैं। एक ममता, एक ये और एक ऊपर आगे करके। तो ये तीनों के घरों पे रेड डील है, उनके सबके आदमी पकड़ लिए। ये 3 एक में महिलाएं भी, एक महिला भी गिरफ्तार हुई है, वो कौन है? वो ममता है। कहाँ रहती हैं वो आगे रोड पे है उनका घर। अच्छा। उधर पे अड्डा चलता था घर पे। हाँ। उन्हीं से चल। तो उसके बाद से जब अभी गिरफ्तारी हुई है तो कुछ राहत है यहाँ पे शराब बेचने का कुछ काम नहीं ना, सब बैंड हो गया। इतना बड़ा हादसा हुआ तो कौन करेगा? तो कोई अभी नहीं, अभी सब बैंड ही है। अच्छा। अभी तो फिलहाल डीएसपी साहब भी आए थे, सब देखे पूरा। डीएसपी साहब ने भी आके सीनियर साहब को भी सब चिल्लाए करे, तो वो
इस पूरे मामले में तकरीबन 8 पुलिस अधिकारी भी निलंबित किए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आसपास के जो ये लोग हैं, यही लोग यहाँ पे शराब पीने का भी मतलब दरअसल यह जो राजू लंगड़ा जो शराब बेचता था वो यहाँ के लोग ही पीते थे। यही सारे लोग हैं यहाँ पे जिन लोगों में कोई जो अस्पताल में है, जिन लोगों की मौतें हुई हैं, वो भी आसपास के इलाके में रहने वाले लोग ही हैं। कैमरामैन गणेश धुंदाले के साथ विद्या, मुंबई आज तक। यहाँ कुछ सवाल खड़े होते हैं कि आखिर 10 रुपए का ये जहरीला घूंट कैसे बटा और कैसे इसने 84 जिंदगियां ली। वो सवाल यह है कि आखिर इन 84 लोगों की मौत का कसूरवार कौन है। आज तक ये सवाल पूछ रहा है। 10 रुपए में कैसे बिका जहरीला जाम? सिर्फ 10 रुपए में पाउच बिक रहे थे। क्या पैसे के दम पर पुलिस का मुंह बंद किया गया है? सरकार ने वक्त पर कार्रवाई क्यों नहीं की? वाईसी पवार जी हमारे साथ हैं। वाईसी पवार जी, लंबे अरसे से ये चलता आ रहा है, तो क्या सब पुलिस वाले पैसे लेते रहे और नीचे से ऊपर तक ये पैसा जाता रहा या कहीं और भी कमी रही? नहीं, ये अभी आज के कंपैरिजन में आज की जो सिचुएशन है, सिनेरियो है, उसमें जो इससे शराब के धंधे से पैसा आता है ये बहुत बड़ी रकम नहीं, इससे तो ज़्यादा अच्छा पैसा दूसरी तरफ से पुलिस को मिलता है। सवाल पैसा कितना मिलता है, कैसा मिलता है, ये बात अलग है। ये पैसा कहाँ तक के जाता है, मैं था अब जब पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, आज तो मुझे नहीं मालूम है क्या होता है, लेकिन ये सही था कि थाने में पैसा कलेक्ट होता था और सारे पुलिस वालों को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता था, जितना जितना अमाउंट आता है उतना। सवाल ये क्यों हो रहा है, क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि एक तरफ ये रिक्वायरमेंट है, सोशल रिक्वायरमेंट है। जो मजदूर है, जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ही देश की है, लोग मजदूर जो है वो दिन भर कष्ट करते हैं, उनको ये सब अपना बॉडी का सोने के लिए, निश्चिंत निकालने के लिए, और उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं होता। ये पीते शराब है सर, और कोई तरीका नहीं है उसके पास। और ये धंधा जो ऐसा है कि इसके ऊपर पुलिस ने कितना भी रेड किया तो रेड करके धंधा बंद नहीं होता है। इसको सीधा 3rd डिग्री मेथड से ही ये बंद हो सकता है। कानून का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जिससे ये धंधा पूरा बंद हो सकता है। इसलिए पुलिस में जब अभी पहले भी बोला कि ये पैसा फिर जब देखते हैं कि धंधा बंद नहीं कर सकते तो आता है पैसा तो कर ले लो, क्या कर। बिल्कुल, हम आपसे और बात करेंगे। यही यहाँ पर सवाल है कि कड़े कानून की जरूरत है और 3rd डिग्री टॉर्चर ऐसे अपराधियों का होना चाहिए। ये खुद एक पूर्व IPS वरिष्ठ पूर्व अधिकारी पुलिस के, मुंबई पुलिस के बता रहे हैं। इस वक्त हमारी संवाददाता विद्या भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वाईसी पवार साहब हमारे साथ हैं। विद्या, आपने वहां पर पड़ताल की है, लोगों से बातचीत की है, उस गमगीन मंजर को देखा है, क्या पाया? सईद, यहाँ मालवनी में कई सारी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। यहाँ पर दिन दिहाड़े काम करने वाले लोग हैं जो दिन में कमाते हैं, उसी का खर्चा निकाल के पूरा घर चलता है उनका। हमने यहाँ पे कई लोगों से बात किया और जिन परिवारों में जिन घरों में झांका, उन सब में यही पाया कि वो सब लोग सिर्फ दिन में अपनी पूरी मेहनत को, थकान को हटाने के लिए ये शराब का सेवन करते थे। ये एक छोटे से पाउच में 5 रुपए से लेके 10 रुपए का शराब मिलता है। हर दूसरे घर में शराब मिलता है और हर दूसरे घर में लोग शराब पीते हैं यहाँ पर। सर, पवार साहब, आपने हमारी सहयोगी विद्या की बात सुनी और यही बात आप भी कह रहे थे, बिल्कुल जो विद्या ने कही है। अभी कैसे रोका जाए सर? क्या इन लोगों को कोई ऑल्टरनेट इंतजाम इनके लिए किया जाए या इस शराब की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाए? क्या किया जाए सर? नहीं, देखो, जितनी भी पाबंदी लगाओगे, जितना कानून सख्त करोगे, उतना भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ते जाएगा। अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ कि ये विशेष सर्कल है, बिल्कुल इसमें तो आदमी जो इम्प्लीमेंट करने वाला है कानून, उसकी ऑनेस्टी कितनी, उसकी लॉयल्टी कितनी, उसकी कानून के साथ कितनी लॉयल्टी है। क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इस देश की ऐसी है कि इसके लिए आप कितना भी बड़ा फोर्स अलग से लगाइए और सेपरेट कोर्ट काय के लिए आप लोग सेपरेट कोर्ट बनाओगे, ये इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाओ, उसके लिए फास्ट ट्रैक लगाओ, हर केस के लिए, हर गुनाह के लिए अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट। आप कहना चाहते हैं कि सामाजिक जिम्मेदारी है हमारी? आज जो है वो तो कोई पुलिस को ईमानदार होना होगा, हमें अपने
साथियों के सामाजिक प्रति, गरीब जिम्मेवारी लोगों है, के प्रति लेकिन जागरूक ऐसा है होना कि होगा, इसमें उनकी भी- मदद करनी होगी। नहीं देखो बिल्कुल उनके उसी एक ऐसा है कि मैं खुद बचपन से हार्ड वर्क क्या होता है कष्ट किया हूं मैंने, और कष्ट करने वाले को अभी हर आदमी हमारे जैसा नहीं हो सकता है कि ठीक है कष्ट करने के बाद में उसको सोने के लिए या थोड़ा जो अपना बॉडी एक होता है उसके लिए बगैर दवा के या बगैर इसके सहन कर लेगा। ये लोग तो डेली वही काम करना है, कष्ट करना है, तो वो उनको तो ये नशा करना जरूरी है ही। वो खुद नहीं मानते ये बात को कि नशा नहीं करने से हम उनका काम चलेगा। अभी जब उनको ये नशा करना ही है तो जो हालत में और जो जहाँ लोग बैठे हैं कि 1 रुपये का 10 रुपया कमा सकते तो क्यों नहीं कमाए। तो ये सिचुएशन ऐसी है कि या तो सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए। अभी कभी कभी ये भी कमेंट हो जाती है कि बंद नहीं कर सकते, इसके लिए खोल देना ये कोई तरीका नहीं, ये तो भाग जाने का तरीका है। सवाल वो नहीं है, रियलिटी क्या है, वास्तवता इस देश की यही है। इस देश की वास्तवता और जो थियरी है इसमें बहुत बड़ा गैप है। ये गैप जब तक के बंद नहीं हो जाता है, जब तक के इसके बारे में पॉजिटिव डाउन टू अर्थ डिसीजन नहीं होता है, तब तक के ये मिनट्स बंद करना नामुमकिन है। पवार साहब, कोई भी, यानी मैंने एक बार कोशिश कर चुका हूं जब मैं डिप्टी कमिश्नर था। बिल्कुल पवार साहब, आपने बहुत खरी ईमानदारी से और बिल्कुल सच्ची कड़वी बात यहां पर कही है। विद्या, धन्यवाद आपका। पवार साहब, आपका भी धन्यवाद। देखते रहिए आज तक।